नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। अमित शाह के सहकारी मंत्री बनते ही महाराष्ट्र में एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार पर अब ईडी का शिकंजा बढ़ चुका है। शुगर मिल के 750 करोड़ के लोन का हिसाब किताब अब ईडी करेगी और इस सिलसिले में महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में ईडी ने 4 बैंक अधिकारियों को नोटिस भी जारी कर दिया है। तो महाराष्ट्र में घोटालों में फंसी उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्री एक के बाद एक ईडी की रडार पर आ रही है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में फंसे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार पर ईडी का शिकंजा अब बढ़ चुका है। दरअसल हाल ही में अजीत पवार और उनकी पत्नी सुनैना पवार से जुड़ी एक शुगर मिल को ईडी ने जब्त किया था और अब शुगर मिल को लोन दिए गए 750 करोड़ रुपए की जांच शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में 4 सहकारी बैंक के पदाधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें सहकारी बैंक पुणे जिला सहकारी बैंक, सिंधुदुर्ग जिला सहकारी बैंक और रत्नागिरी जिला सहकारी बैंक का नाम शामिल है। बताया यह जा रहा है कि शुगर फैक्ट्री को जो लोन दिया गया था, जो कि चीनी मिलें जब्त की गई हैं अजीत पवार की, वो इन्हीं कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा लोन दिया गया था, जिसकी जांच अब ईडी कर रही है। चीनी मिलों को दिए गए फर्जी कर्ज और फिर चीनी मिलों की नीलामी के सिलसिले में इन बैंक के पदाधिकारियों को तलब किया गया है। और आपको बता दें, जिन 4 सहकारी बैंक को ईडी ने नोटिस जारी किया है, उनमें से जो पुणे जिला सहकारी बैंक है, उसके डायरेक्टर डिप्टी सीएम जो है महाराष्ट्र के अजीत पवार, वो रह चुके हैं और बैंक ने पवार के एक रिश्तेदार द्वारा चलाई जा रही जंदेश्वर चीनी मिल को लोन दिया था, जिसे हाल ही में ईडी ने जब्त किया है। तो जाहिर तौर पर ये लगातार घोटाले हैं सहकारिता क्षेत्र में जो महाराष्ट्र में सामने आ रही हैं। फिलहाल ईडी ने, आपको बता दें, 1 जुलाई को महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में जंदेश्वर चीनी मिल को कुर्क किया था, जिसकी जांच एजेंसी के द्वारा फिलहाल की जा रही है। और बताया यह जा रहा है कि यह मिल कथित तौर पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के एक रिश्तेदार के द्वारा चलाया जा रहा था। और इसी सिलसिले में ईडी ने अब ये बड़ी कार्रवाई की है। महाराष्ट्र के 4 सहकारी बैंक के पदाधिकारियों को ये नोटिस भेजा गया है। जो ईडी ने हाल ही में कार्रवाई की थी, आपको बता दें, उसमें अजीत पवार जो कि एनसीपी चीफ शरद पवार के भतीजे हैं, उनकी परिवार की 65 करोड़ 75 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया था। इस संपत्ति में वो चीनी मिल भी शामिल था और साथ ही आपको बता दें, बिल्डिंग, मशीनें और प्लॉट को भी कुर्क किया गया था। ये उनकी पत्नी की कोरेगांव के चिमनगांव में जो चीनी मिल है, उस पर बड़ी कार्रवाई ईडी ने की थी। आपको बता दें, ईडी ने इसके बाद बयान भी जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो भी संपत्ति उन्होंने जब्त की है वो मेसर्स गुरु कमोडिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है। साथ ही ईडी ने यह जानकारी भी दी थी कि इस संपत्ति को मेसर्स जंदेश्वर सहकारी शुगर मिल को लीज पर दिया गया था। ईडी का कहना है कि शुगर मिल की ज्यादातर हिस्सेदारी मेसर्स स्पार्कलिंग सॉइस प्राइवेट लिमिटेड के पास है। ईडी ने यह भी जानकारी दी है कि ये कंपनी जो है अजीत पवार की पत्नी सुनैना पवार से कनेक्टेड है। और जानकारी ये भी सामने आ रही है कि दरअसल ये एक फर्जी कंपनी तैयार की गई थी ताकि जो शुगर मिल है उसे लोन मिल सके। तो ये तमाम जो पैतरा है ये अपनाया गया था और इस सिलसिले में अब ईडी जांच कर रही है। फिलहाल आपको बता दें, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है और उसकी जिम्मेदारी अमित शाह को सौंपी गई है, वो सहकारिता मंत्री बने हैं। तो ऐसे में हाल ही में महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं बौखलाहट जो है वो एनसीपी चीफ शरद पवार की भी देखी गई और कहीं ना कहीं एक्शन की शुरुआत भी हो चुकी है। जिस तरीके से केंद्र सरकार की ओर से यह साफ तौर पर कहा गया है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां सहकारी बैंक पर जो राजनीतिक लोग हैं उनका कब्जा है, राजनीतिक वर्चस्व है। तो ऐसे में बड़े बड़े घोटाले भी किए गए हैं। उन तमाम चीजों की देखरेख ही सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत की जाएगी और महाराष्ट्र में
लगातार इस तरीके के घोटाले सामने आते रहे हैं। अगर बात अजीत पवार के इस शुगर मिल की जाए जिसे ईडी ने कुर्क किया है, उस पूरे मामले में महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 2010 में एक एफआईआर दर्ज की थी। इस आधार पर ही अब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है और फिलहाल जांच की जा रही है। हालांकि 2010 में जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसके बाद आपको बता दें 2019 में जो ईडी ने केस दर्ज किया था उसमें शरद पवार का नाम भी शामिल था। लेकिन ईडी ने जो तमाम जानकारी दी है उसमें कहा है कि 2010 में महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक ने जरदेश्वर सहकारी शुगर मिल को नीलाम किया था। ईडी का यह आरोप है कि इसकी कीमत जानबूझकर कम की गई थी। तो जैसा कि ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि दरअसल अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल थे उस वक्त, और ये खबर सामने आई है कि उस वक्त जरदेश्वर एसएसके को 100 करोड़ रुपए का लोन उनकी तरफ से जारी किया गया था और उसके ही कुछ साल बाद पुणे जिला सहकारी बैंक और दूसरे बैंक के चरके इस शुगर मिल को अतिरिक्त 650 करोड़ रुपए की जो राशि है वो लोन के तौर पर जारी की गई थी। यानी शुगर मिल के जरिए सहकारी जो शुगर कारखाने के नाम पर कोऑपरेटिव बैंक से 700 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था और इस सिलसिले में ही अब ईडी जांच कर रही है। ये पूरा मामला दरअसल तब सामने आया था जब 4 याचिकाकर्ताओं द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद महाराष्ट्र राज्य सहकारी घोटाला सामने आया और याचिकाकर्ताओं का यह साफ तौर पर आरोप था कि अलग अलग चीनी मिलों ने करोड़ों का कर्ज नहीं चुकाया है, जिसके बाद बैंकों ने मिलों को कुर्क कर उनकी नीलामी कर दी है और नीलामी प्रक्रिया में मिलों को अलग अलग पदाधिकारियों को बेचा गया है, जिसमें कुछ बड़े राजनेता भी शामिल हैं और उसमें अजीत पवार का नाम सामने आया था। जिसके बाद ये पूरा जो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाला है ये 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, जिसमें अजीत पवार की एक शुगर मिल को जब्त किया गया है, जिसकी जो कीमत है वो जाहिर तौर पर 65 करोड़ रुपए है और उस पर अब बीजेपी लगातार अब अजीत पवार और एनसीपी पर हमलावर नजर आ रही है। तो किरीट सोमैया का बयान सामने आया है, उन्होंने लिखा है कि अजीत पवार की कमल महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक से 65 करोड़ की नीलामी में जरदेश्वर चीनी मिल, और जिसके बाद अजीत पवार ने जरदेश्वर चीनी कारखाना के लिए 4 सहकारी बैंकों से 750 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त किया है, जिसकी ईडी जांच कर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि जरदेश्वर चीनी मिल घोटाला, यश बैंक घोटाले में गुरु कमोडिटी ओंकार बिल्डर्स के मालिक अजीत पवार का गुमनाम साझेदार 6 महीने से जेल में है। उन्होंने यश बैंक का जिक्र किया है, जाहिर तौर पर उसमें भी घोटाला सामने आया था और उन्होंने दावा किया है कि वो अजीत पवार के करीबी हैं। तो लगातार किरीट सोमैया महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे सरकार और उनके मंत्रियों के घोटाले और भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर रहे हैं। एक बार फिर से महाराष्ट्र में अजीत पवार पर निशाना साधा है, लेकिन जिस तरीके से ये घोटाले सामने आ रहे हैं और इतना बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया है, हालांकि इसमें ना सिर्फ अजीत पवार हैं बल्कि शरद पवार का नाम भी जुड़ चुका है। तो ऐसे में एनसीपी के लिए ये घोटाला अब मुसीबत का सबब बन चुका है और पिछले कुछ दिनों से ईडी का एक्शन इस पूरे मामले में तेज होता नजर आ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में 25,000 करोड़ का यह घोटाला, लेकिन उसके बाद अब ईडी का एक्शन जो कि 750 करोड़ रुपए लोन लिए गए हैं अलग अलग सहकारी बैंकों से, और किस तरीके से कहां से कितना लोन लिया गया है यही जांच ईडी कर रही है। उसका ही हिसाब किताब अब ईडी करेगी, जो कि जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे सरकार और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के लिए बेहद मुश्किल राह अब महाराष्ट्र में हो चुकी है। लगातार एक के बाद एक भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार ने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है और अमित शाह को सहकारी मंत्री बनाया गया है, तो ऐसे में तमाम वो राज्य जहां सहकारी बैंक में बड़े घोटाले इन राजनेताओं की ओर से किए गए हैं, अपनी सरकार पे इन तमाम नेताओं ने सरकारी बैंकों पर अपना वर्चस्व दिखाया है। अब कहीं ना कहीं उनके हिसाब किताब का वक्त आ चुका है और कार्रवाई महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से अजीत पवार के इस अब घोटाले पर ईडी की नजर है और जाहिर तौर पर यह लोन आखिर किस बैंक से कितना लोन लिया गया और किस तरीके से ये जो चीनी मिल में ये जब्त किए गए हैं, कुर्क किए गए हैं, इनकी भी छानबीन लगातार की जा रही है। और ऐसे सिर्फ एक मिल नहीं है, बल्कि आपको बता दें कई ऐसे चीनी मिल बताए जा रहे हैं जिन पर शरद पवार और साथ ही उनके भतीजे अजीत पवार ने कब्जा किया है। तो ये तमाम चीजें हैं, ये तमाम घोटाले हैं जिनका पर्दाफाश लगातार महाराष्ट्र में हो रहा है और आने वाले वक्त में अजीत पवार की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।